चालू है सर। हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के सामने हम ऑनलाइन रैंकर क्लास के माध्यम से साइंस का फिजिक्स का सेशन लेकर आए हैं, जिसके बारे में आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को ध्यान से इसे समझना है। हर एक पॉइंट को प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े संबंधित चीज़ों के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट यहाँ दिखाया गया है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आखिर होता क्या है। तो पहले परावर्तन पर चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, चलिए समझिए। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन वो हुआ जब किसी वस्तु को हम देखते हैं, तो देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना विदाउट परावर्तन के किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं, जो कि प्रकाश के परावर्तन को बताता है। जैसे आप किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश किसी माध्यम से, जैसे सूर्य हो या लाइट हो या फिर बल्ब हो, किसी भी सोर्स से प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु पर से टकराकर हमारे आंखों तक आते हैं, तब उस वस्तु को देख पाते हैं, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद आते हैं प्रकाश का अपवर्तन पर। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को हम शॉर्ट भाषा में समझते हैं कि अपवर्तन आखिर होता क्या है। तो आप लोग दिमाग में रखेंगे, जो भी चीज़ प्रतीत होता है उसे वो अपवर्तन के माध्यम से कोई भी चीज़ प्रतीत होता हमें दिखाई देता है। जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, सूर्य डूबने के बाद 2 घंटे तक दिखाई देते हैं, सूर्य उगने से पहले कुछ मिनट पहले दिखाई देने लगते हैं। ये सब अपवर्तन की घटना का कारण होता है। तो आप लोग समझ गए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और यहाँ देखिए, प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर सेब है, सोर्स है जिसके माध्यम से प्रकाश आया, इस सेब पर पकड़ाया, टकराया और आँख तक हमारा है, जिससे कारण इस वस्तु को देख पाए। अंधेरे में इस वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि अंधेरे में उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता ही नहीं है, और देखने के लिए किसी भी वस्तु को उस पर प्रकाश पड़ना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या कैसे है। चलिए देखिए, प्रकाश से जुड़ी कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं हम समझते हैं, जो हमारे दिनचर्या में प्रकाश का क्या क्या काम है, क्या क्या महत्व है, इसके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश प्रकाश से जुड़ी कई रोचक और अद्भुत घटनाएं हमारे चारों ओर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए यहाँ समझते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो आपका प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब प्रकाश रहता है तब। ऐसा नहीं ना कि जब अंधेरे में हम खड़ा रहते हैं और अंधेरे में किसी दर्पण के सामने जाए और उस दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, ऐसा नहीं होता है। और किस प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश का होना बेहद ही ज़रूरी है। दूसरा है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना एक प्रकाश का अपवर्तन घटना है, जिसके माध्यम से तारे टिमटिमाते रहते हैं। हम इतना बताएं कि जो ये प्रतीत होता हुआ, जो भी प्रतीत हुए वो अपवर्तन की घटना है। जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, सूर्य उगने से पहले दिखाई देते हैं, डूबने के बाद भी कुछ समय तक दिखाई देते हैं, ये सारे अपवर्तन की घटना है। आप लोग एक लाइन में इसको माइंड में सेट करके रखेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इंद्रधनुष से सुंदर रंगों का दिखाई देना। इंद्रधनुष, जिसको रेनबो बोलते हैं, इंद्रधनुष। आप देखेंगे इंद्रधनुष का निर्माण बारिश के होने के तुरंत बाद ही होता है। और इंद्रधनुष जब ही हम देख पाते हैं जब हमारा मुख इंद्रधनुष की ओर हो और हमारा पीठ सूर्य की दिशा में हो। अगर हम सूर्य की ओर अपना मुख करके देखेंगे तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। इसलिए इंद्रधनुष को देखने के लिए
हमारे अपने पीठ को सूर्य के सामने रखना होगा और अपने मुख को इंद्रधनुष को रखना होगा, तब इंद्रधनुष हमें दिखाई देगा। उसके बाद अगला पॉइंट पर चलते हैं। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर प्रकाश मुड़ता है। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं कि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश आखिर कैसे मुड़ता है। और इसे समझने के लिए हम एक थोड़ा सा डिटेल आपको देते हैं, उसको समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। जैसे होता है एक सघन माध्यम, आप लोग पढ़े होंगे सघन माध्यम। सघन माध्यम, सघन माध्यम किसको कहते हैं? वो माध्यम जहाँ पर वायुमंडल या किसी भी चीज़ों का कण बहुत ही सटा सटा रहता है, उसे सघन माध्यम। सघन मतलब हुआ कि बहुत ही सटा सटा, एकदम चिपक चिपक कैसे एक दूसरे कण आपस में रहते, उसे सघन माध्यम कहते हैं। और एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम उस माध्यम कहा जाता है जहाँ के वायुमंडलीय कण या किसी भी पदार्थ के कण हटे हटे आपस में रहते हैं, उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है किसी भी माध्यम, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर प्रकाश का मुड़ना। तो जैसे देखिए, ये एक डिवाइडर लाइन है जो सघन और विरल माध्यम, चलिए सॉरी, सघन और विरल माध्यम को आपस में एक दूसरे को बांटता है। चलिए देखिए, सघन और विरल माध्यम को आपस में बांटता है। जैसे मान लीजिए सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो प्रकाश का चाल अगर मान लीजिए यहाँ पर सघन माध्यम में 332 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका विरल माध्यम में चाल इससे ज़्यादा हो जाएगा, 340 350 इससे करीब, क्योंकि यहाँ पर कण काफ़ी हटे हटे हुए हैं और ये इसका रास्ता जाने का साफ है, इसलिए वो विरल माध्यम में तेजी से गमन करेगा। और सघन माध्यम में कण सटे सटे हैं, उसे जाने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, इसी कारण सघन माध्यम में कण प्रकाश अपना गति धीरे से करता है। आप लोग समझ गए हो। इसके अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अगला है प्रकाश के गुण। प्रकाश के आखिर गुण क्या क्या है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। चलिए इस लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी अन्य वस्तु को देख पाते हैं। तो आपको पहले ही बताए थे, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बेहद ही जरूरी है। बिना प्रकाश हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। जब तक कि प्रकाश उस वस्तु के पर से टकराकर हमारे आंखों तक अगर नहीं आती है तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। चलिए इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कैसे? चलिए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसे प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, जिसमें विद्युत भी होता है और चुंबकीय गुण भी होता है। प्रकाश जब गमन करता है तो उसमें विद्युतीय और चुंबकीय गुण दोनों प्रकार की होती है, जिसके कारण वह प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और जिसको हम ये क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के भी नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट पर बात करते हैं। ये तो हो गया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इस लाइन को आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर प्रकाश जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आ रहा है और इसके रास्ते में ये अवरोध है, तो ये जरूर है कि यहाँ से ये मुड़ के फिर इधर चला जाएगा, क्योंकि अवरोध को ये पार नहीं कर पाता है। इसलिए प्रकाश हमेशा ये सीधी रास्ते में गमन करता है। चलिए अगला पॉइंट पाते हैं। प्रकाश की चाल वायु रहित, यानी वायु रहित कहने का मतलब हुआ कि निर्वात, जहाँ पर वायु नहीं है, वायु रहित में सबसे ज़्यादा होती है। यानी प्रकाश की चाल वायु रहित निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। चलिए समझने की हम कोशिश करते हैं कि कैसे वायु रहित में सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ वायु नहीं होता है। जब सूर्य से प्रकाश निकलती है सुबह के समय में, तो प्रकाश वो
सूर्य के माध्यम से होते हुए वो निर्वात को पार करते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती है। जब वो निर्वात पर प्रकाश पार करती है तो उसका वेग सबसे अधिक होता है, और जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है जहाँ पर वायु के बहुत सारे धूल कण होते हैं वहाँ पर प्रकाश की चाल धीमा हो जाता है, जो कि ये बताता है कि प्रकाश की चाल वायुरहित निर्वात में ज़्यादा होती है। जहाँ दिया गया है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में देखें तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग मीटर पर सेकेंड में। चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा 6 पॉइंट, प्रकाश की चाल जल में। ये सब याद रखने की फैक्ट है, आप लोग सीधे याद रख सकते हैं। प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या बोले? प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। और उसके बाद आते हैं 7 नंबर पॉइंट पर और देखते हैं क्या क्या है। प्रकाश की चाल कांच में, कांच जिसको आप लोग शीशा बोलते हैं, कांच, उसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। आप लोग समझ गए? इसे याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड और प्रकाश की चाल जल कांच में 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए अगला स्लाइड पर देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ देख रहे होंगे आप, जो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिससे लाइट निकल कर अपनी अपनी सीधी रेखा में गमन कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये सोर्स है, इससे लाइट निकल के इधर जा रहा है, ये सोर्स लाइट का, इससे लाइट इधर जा रहा है, ये सोर्स लाइट का, लाइट इधर जा रहा है, इस सोर्स से इधर जा रहा है। तो इससे यह प्रतीत होता है, आप देखते होंगे सभी लाइन एक दूसरे स्ट्रेट है, कहीं भी मुड़ा नहीं है, कहीं भी मुड़ा नहीं है, सीधा एकदम प्रकाश का गमन है। इससे प्रतीत होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए आगे का पॉइंट समझते हैं, निर्वात में प्रकाश। निर्वात में प्रकाश के बारे में आपको बताए थे कि सबसे ज़्यादा वेग प्रकाश का निर्वात में ही होता है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। यह सोर्स है जिससे प्रकाश निकल रहा है और निर्वात के माध्यम से गमन कर रहा है। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, कांच में प्रकाश की चाल। कांच जिसको शीशा बोलते हैं, कांच में प्रकाश की चाल देखिए, निर्वात की अपेक्षा कुछ, निर्वात में जितना तेज है उससे कम गति से इस कांच में प्रकाश की चाल का गमन होता है। चलिए कांच में प्रकाश की चाल गमन कैसे करता है, इसको हम प्रिज्म के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए ये एक प्रिज्म है, त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। जब इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश इधर से डालते हैं, श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डालते हैं, तो यह प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, विभक्त कर देता है, जो कि ये प्रिज्म का गुण है, जो कि एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलिए वो 7 रंगों में जो डिवाइड करता है प्रकाश को, यानी बांटता है, वो 7 रंग आखिर है कौन कौन, उसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये श्वेत प्रकाश है जो एक प्रिज्म पर पड़ा, और प्रिज्म से यहाँ से होते हुए इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन इसको डॉटेड लाइन से बताते हैं आपको। ये सॉरी सॉरी, इसको जाना चाहिए सीधे, यहाँ तक आएगा, इसके बाद ये सीधे जाते हुए, लेकिन ये प्रिज्म से परावर्तन होकर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए थोड़ा सा ये हो गया, इसको फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको भी हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, जब इस पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो प्रिज्म से होते हुए ऐसे सीधे इसको जाना चाहिए, जो कि डॉटेड लाइन से यहाँ बताया गया है, लेकिन प्रिज्म से ये मुड़कर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5
6, 7। चलिए हम इस रंगों को जानने की कोशिश करते आखिर वो प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को कौन सी ऐसी 7 रंग है जिसमें वो विभक्त कर देता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो आपको बताते हैं, आप लोग ज़रूर याद रखेंगे और बेहद ही आसान ट्रिक है, एक बार में ही आपको समझ आ जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एकदम से। चलिए यहाँ पर ट्रिक आपको लिख देता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताऊँगा आखिर वो रंग है कौन कौन। चलिए देखिए यहाँ पर ट्रिक। बे, आ, नी, ह, पी, ना, ला। देखिए ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, आपका प्रिज्म पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो कौन कौन रंग है जो श्वेत प्रकाश इस रंगों में बटा है। चलिए और एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा ही, जब रंगों का डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ट्रिक में जो भी लिखा है बे, आ, नी, हॉपी, नाला, इसको नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे लिखते हैं बे, उसके बाद दूसरे रंग पर जाते हैं आ, तीसरे पर जाते हैं नी, चौथे पर जाते हैं ह, पांचवा क्या है पी, और छठा है ना, और सातवां है ला, नाला। तो आप लोग ये समझेंगे बे से क्या हुआ बैगनी, बे से बैगनी, आ से आसमानी, आसमानी, नी से नीला, ह से हरा, और यानी हो पी, पी यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग समझिएगा, पी से पीला, ना से नारंगी, नारंगी, और ला से लाल, लाल। यही वो 7 रंग है जो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को इन 7 रंगों में विभक्त कर देता है। आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई खास नहीं है। ट्रिक आप याद ये रख सकते हैं कि बे, आनी, हॉपी, नाला, जो आपको ये 7 रंगों को बांटने में आपको बहुत ही सहायता करेगा, मदद करेगा, आसान बनाएगा। चलिए और उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल को हम समझ लिए प्रिज्म के एक माध्यम से। चलिए आप उसके बाद चलते हैं जल में प्रकाश की चाल। देखिए प्रकाश की चाल जानते हैं आप लोग कि निर्वात में सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है ये कांच में, उससे कम होती है जल में। उसी प्रकार आज अब जल में समझने की कोशिश करेंगे प्रकाश की चाल। तो विभिन्न माध्यमों की अपेक्षा जल में प्रकाश की चाल कम होती है, ये अपेक्षा कांच और ये निर्वात की अपेक्षा। चलिए और अगला स्लाइड पर देखते हैं आखिर क्या है आगे। देखिए अगला पॉइंट है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं प्रकाश स्रोत आखिर होता क्या है। प्रकाश स्रोत, स्रोत का मतलब हुआ कि जिस चीज़ से प्रकाश निकलता है वो स्रोत हुआ। जैसे सूर्य प्रकाश का स्रोत हुआ, बल्ब प्रकाश का स्रोत हुआ, लालटेन प्रकाश का स्रोत हुआ, ये सब प्रकाश का स्रोत। एक लाइन में समझिए, स्रोत वो है जिससे प्रकाश निकलता है। और स्रोत में 2 प्रकार की स्रोत आती है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में वो सारे स्रोत आते हैं जो प्रकृति पर आधारित है, जैसे सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, उसका खुद का प्राकृतिक के माध्यम से उसके प्रकाश हमें हमें हमारे इन्वायरमेंट में मिल पाता है। और उसके बाद ये हो गया कृत्रिम सोर्स के बारे में जानने की कोशिश, जैसे बल्ब, लालटेन, ये सब कृत्रिम प्रकाश का सोर्स हो गया जहाँ से प्रकाश निकलता है। आप लोग इसे पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी उत्तर, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन आदि ये सब आप लोग इसे याद जरूर रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट पर देखते हैं क्या कहता है। सूर्य पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। बोले ना प्रकाश स्रोत, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है जो पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। और पृथ्वी पर स्थित जलमंडल, वायुमंडल आदि सभी के लिए सबसे बड़ा अहम भूमिका इस सूर्य का है प्राकृतिक
चलिए अगला पॉइंट पर जानने की कोशिश करें, क्या है प्रकाश स्रोत। उसमें मौजूद अन्य प्रकार के ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखिए प्रकाश स्रोत, उसमें उपस्थित ऊर्जा जो होता है उसमें अन्य प्रकार की ऊर्जा में बदलता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश आया और वहाँ पे मान लीजिए हमको बैटरी में उस प्रकाश को स्टोर, प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत के माध्यम से स्टोर करना है। इसके लिए हम उसके लिए सोलर सोलर पैनल लगाते हैं, जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है। और उसके बाद जब वो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है हमें, तो उस बैटरी से लेकर रासायनिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर, और ये हमें लाइट पंखा टीवी आदि चलाने की ये मिलता है हम लोगों को। जैसे कि लालटेन या मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बोले न, जैसे लालटेन या मोमबत्ती, लालटेन आप लोग जलाए होंगे तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और ताप ऊर्जा में बदलता है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लालटेन जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कैसे बदलता है। चलिए हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे लालटेन आप लोग अगर जलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जलाने के लिए उसे हमें किसी भी प्रकार की ईंधन की ज़रूरत होती है, जिसमें हो गया केरोसिन तेल, पेट्रोल, डीजल आदि किसी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे ही लालटेन जल पाता है। और जब वो लालटेन जलता है तो वो उसमें जो तेल हम डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होता है। और जब वो रासायनिक ऊर्जा उसमें संग्रहित होता है तो वो रिस कर जलने लगता है और प्रकाश और ताप ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, आप लोग मोमबत्ती दीपावली में ज़रूर जलाए होंगे ना। तो वो देखिए कि वो एक रासायनिक रूप में, वो जो मोम जो होता है उजली वाली, वो रासायनिक रूप में अपनी सारी ऊर्जा को स्टोर करके एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है। जब आप उसको जलाते हैं तो क्या होता है कि वो प्रकाश और ये ताप ऊर्जा के रूप में जलकर वो रासायनिक ऊर्जा उसका ख़त्म हो जाता है। और इससे रिलेटेड और बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, और ये पॉइंट आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड और पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग जनरेटर चलाए होंगे या देखे होंगे। जनरेटर जनरेटर क्या करता है, जब लाइट चली जाती है या फिर जहाँ बिजली की समस्या या अंधेरा रहता है, तो वहाँ पर जनरेटर आप लोग चलाए होंगे, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसको कैसे याद रखें कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को आखिर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे आप जनरेटर में हेल्डिन मार रहे हैं, हेल्डिन मारे होंगे, कुछ काम कर रहे हैं उसमें, यंत्र दे रहे हैं, यांत्रिक काम को यांत्रिक बोलते हैं। तो कुछ यंत्र कर रहे हैं, उससे वो नचने लगता है। उससे नचने के बाद उसमें एक डायनमो होता है, जो वो घूर्णन गति से उसमें बिजली उत्पन्न होता है और विद्युत के रूप में अपना वो सप्लाई देने लगता है। और उसी तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे बैटरी। बैटरी जो होता है वह एक सेल होता है, जो अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में हर चीज़ को संग्रहित रखता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में चार्ज को स्टोर रखता है। और जब रासायनिक ऊर्जा के रूप में वो चार्ज को स्टोर रखता है, जब उससे हमें बिजली की आवश्यकता होती है, तो उससे हमें रासायनिक ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा हमें मिल जाता है। इससे रिलेटेड और सारी बात है अगले में बताएंगे आपको, ताकि आगे स्लाइड पर देखते हैं, टाइम थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। प्राकृतिक स्रोत, देखिए प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत आपको बताए थे, सूर्य हो गया, तारा हो गया, और मानव निर्मित स्रोत में आप लोग देख सकते हैं लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब मानव निर्मित स्रोत है। चलिए ये सभी आप लोगों को समझाए हुए हैं, इस पर ज़्यादा टाइम न देते हुए आगे की स्लाइड को देखते हैं। बल्ब और टॉर्च, विद्युत ऊर्जा। पहले समझते हैं कि बल्ब और टॉर्च देखिए क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि बल्ब और टॉर्च आखिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कैसे बदल देता है। जैसे देखिए, हम बल्ब लगाए, उससे बल्ब लगाए, उसमें विद्युत दिए, और जब विद्युत दिए तो वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश, जिससे हमें उजाला मिलता है, और ऊष्मा। जब आप बल्ब को, ये गौर किए होंगे, जब आप बल्ब को छूते होंगे तो उससे आपको ऊष्मा, हीटिंग यानी ताप आपको गर्म लगता होगा।
जो कि एक ऊष्मा ऊर्जा को बताता है। और प्रकाश तो आपको मिलता है, आप देखबे करते हैं कि उजाला हो जाता है। और उसी प्रकार टॉर्च है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में टॉर्च कैसे बदलता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। टॉर्च में हम जलाने के लिए सबसे पहले उसमें हम सेल लगाते हैं। सेल है जो कि उसमें रासायनिक ऊर्जा स्टोर होता है, और उस रासायनिक ऊर्जा को वो सेल विद्युत ऊर्जा में बदलकर प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जो कि टॉर्च का काम है ये। और चलिए आगे देखते हैं क्या है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो फोटोन के रूप में होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ये फोटोन के रूप में होता है। इसका व्याख्या किसने किया है, आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये फोटोन के रूप में गमन करता है। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम आइंस्टीन ने किया था। जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ये फोटोन के रूप में गमन करता है, इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं, आखिर क्या है आगे। बोले ना जीवन से वो रिलेटेड संबंधित रिलेट करके बात को आप लोगों को पढ़ाएंगे यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को किसी भी चीज़ को समझने में बहुत ही आसानी मिले। प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हर चीज़ को आपको बताएंगे, ताकि जो और एकदम हंसते खेलते आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला टॉपिक है क्या प्रश्न, प्रदीप्त प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। आप लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में सुने होंगे। चलिए इसको जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है आप लोग जानते भी होंगे, इतना दिन से पढ़ रहे हैं। 2027 में आपको ये बोर्ड फाइनल एग्जाम देना है, और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं आप लोग जान रहे होंगे। चलिए हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आखिर प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, वे वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, वे वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है बल्कि किसी अन्य प्रकाश स्रोत पर वो निर्भर होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं आखिर प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। जैसे देखिए, प्रदीप्त वस्तु जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त या स्वप्रदीप्त, स्व मतलब क्या हुआ, स्वतः उससे प्रकाश निकलता है, या इसे आत्मप्रदीप्त, आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर या प्रदीप्त, इसी को बोलते हैं कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य से देखते होंगे कि उसे किसी भी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, उनसे खुद ही प्रकाश निकलता है। और जैसे तारे, तारे, बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये सभी सारे इसके एग्जाम्पल हो गए प्रदीप्त वस्तु को। और अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तु जिससे प्रकाश खुद नहीं निकलता बल्कि किसी अन्य प्रकाश स्रोत पर वो वस्तु निर्भर करता है दिखने के लिए। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हो गया टेबल, हो गया कुर्सी, हो गया, और सारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े बहुत सारे ऐसे सामान है जो प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आते हैं। आप लोग समझ गए होंगे दो एग्जाम्पल से। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं अप्रदीप्त। ये तो बताए थे जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे हो गया चांद, एक एग्जाम्पल आ गया यहाँ पर, चांद से प्रकाश नहीं निकलता है, वो सूर्य के प्रकाश पे ही निर्भर रहता है। जब सूर्य का प्रकाश चांद पे पड़ता है तो वो चमकता है, इसलिए वो अप्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएगा। कुर्सी, इंसान, मोमबत्ती आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, आपको फिगर में बताया गया, कुर्सी हो गया, इंसान हो गया, पानी का बोतल हो गया, ये सारे अप्रदीप्त वस्तु आपको सामने दिखाया गया है। और उसके बाद अगला स्लाइड पर देखते हैं। अगला पर क्या होता है, पॉइंट क्या है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग जानते होंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन आखिर किसे कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन एक वैसी घटना है जो कि प्रकाश किसी खास रंग का दिखता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिसमें आप जानते होंगे, जैसे प्रकाश लाल रंग का दिखता है, हरा रंग का दिखता है, पीला रंग का दिखता है, ये सारे प्रकाश के प्रकीर्णन को बताता है। प्रकीर्णन एक वैसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी खास रंग का दिखता है। आप लोग ये पॉइंट को सीधे दिमाग में रखेंगे। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश के किसी खास रंग को दिखना ही प्रकीर्णन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, चलिए हम उत्तर के माध्यम से समझते हैं। वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों पर जब प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब प्रकाश वायुमंडल से
में प्रवेश करता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स धूलकण होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करता है और चारों ओर फैला देता है, और इसी क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। और जब फैलाता है प्रकीर्णन के माध्यम से, तो प्रकाश का जो रंग होता है बहुत सारे वो कण जो होता है रंगों में विभक्त कर देता है। आप कभी कभी ऐसे ऐसे देखेंगे वायुमंडल में प्रकाश को चमकते हुए किसी खास रंग में, जो प्रकीर्णन की घटना को बताते हैं। तो चलिए, आज का क्लास आप लोगों का यहाँ तक था। आप लोग मेरे साथ बने रहे ऐसे ही इस वो क्या कहते हैं रैंकर्स क्लास पर, और अपनी सफलता को आगे तक बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।